अब हम बात करते हैं गैंगरेप की। बीएनएस में सेक्शन 70 और आईपीसी में था 376 डी गैंगरेप। वेयर अ वुमेन is raped by one or more person constituting a group or acting in furtherance of a common intention, जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है। पहले एक ने किया, फिर दूसरा कर रहा है, फिर तीसरा कर रहा है, ऐसे अलग अलग भी हो सकता है। वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है। वेयर ए वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, यहां तक तो समझ में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 जने आए हैं, पहले एक ने किया, 2 ने किया, तीनों ने किया, या acting in furtherance of a common intention. Each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape. ये है कि तीनों के तीनों रेप करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे। एक ने किया, लेकिन इतने में वहां कोई लोग आ गए या कोई ऐसी बात हो गई जिससे कि वो लोग घबरा गए और तीनों के तीनों वहां से भाग गए। अब रेप के लिए अब ये रेप है या गैंग रेप हुआ है इसके साथ, यहां पर क्वेश्चन मार्क आता है। एंड शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मीन्स रिमाइंडर ऑफ पर्सनस नेचुरल डेथ एंड फाइन। और यहाँ पर ये गैंग रेप का, इसके 2 प्रोवाइजो दे रखे, लेकिन ये गैंग रेप का सबसेक्शन 1 का फर्स्ट पैरा कंप्लीट हुआ। और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ दोज shall be deemed to have committed the offense of rape, provided that such fine shall be just and reasonable, medical expenses, rehabilitation of the victim, provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to victim. अब इसके बाद आता है सबसेक्शन 2, और वो क्या कहता है? Where a woman under 18 years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of common intention, सेम वही का वही है, बस यहां पर पनिशमेंट बदल गया। अगर 18 साल से कम उम्र की है वो लड़की, 18 साल से कम है उस वुमेन की एज, तब यहां पनिशमेंट उसका हो जाएगा LI एंड फाइन या विद डेथ। डेथ का पनिशमेंट है 18 से कम में। और अब हम चलते हैं आईपीसी के अंदर, वहां क्या कह रखा था? तो वहां ये हुआ कि 376 डी में गैंगरेप बता दिया गया था। फिर उसके बाद आता है 376 डी ए 2018 के अमेंडमेंट में, वो लेकर के आए और उन्होंने कहा कि अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज की बात बोल दी उन्होंने। तब भी उन लोगों ने वहां पर डेथ का पनिशमेंट नहीं रखा, अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज रखने के बाद भी वहां पे था LI एंड विद फाइन। फिर इन्होंने 376 डी भी लेके आए। तब इन्होंने कहा कि गैंगरेप अगर 12 साल से कम लड़की के साथ होता है तो तब इन लोगों ने वहां पर LI फाइन या डेथ लेके आए। तो 376 डी ए, तो 376 डी इसमें तो हो गया गैंगरेप। 376 डी ए ये बना दिया गया इन्होंने अंडर 16। फिर 376 डी ए बी, नहीं डी बी 376 डी बी ये आया अंडर 12। और इसका जो पनिशमेंट है, इसमें अंदर पनिशमेंट में इन्होंने डेथ को रखा, लेकिन 376 डी ए के अंदर उन्होंने डेथ को नहीं रखा, इन्होंने LI रखा प्लस फाइन। और जब हम अब बात करते हैं BNS की सेक्शन 70 के अंदर, तब वो ये क्या बोलता है
कि 18 साल से अगर कम है, यहां पर इसका सबसेक्शन 2 ने क्लियर कर दिया, अगर भैया उस वुमेन की एज बिलो 18 है ना, तो यहां पर LI, फाइन और डेथ। अब इनका कोई मतलब नहीं रहा। 16 से कम है तो ये मिलेगा, 12 से कम है तो ये मिलेगा। ये क्या तरीका है ये वुमेन के बारे में? और 18 से कम है तो ये मिलेगा। अब 18 से कम है तो क्या है? 18 से कम है तो 18 से कम तो 16 भी है। तो यहां उसका क्या मतलब रहा होगा? उस वक्त तो 18 से कम सबके लिए था, बाद में 2018 में अमेंडमेंट करके उन्होंने 16 से कम में रखा, यानी कि 16 उससे ऊपर 18 के बीच में वो यहां जा रहा है। और अंडर 12 यानी कि अंडर 16 का मतलब है 12-16 के बीच में, उसके लिए ये पनिशमेंट है। और 12 साल से नीचे में ये वाला पनिशमेंट है। बाकी के दोनों प्रोवाइजो वही हैं। और यहाँ सेक्शन 70 गैंगरेप कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की। गैंगरेप के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट केस लॉज, उसको ध्यान से सुनिएगा। गैंगरेप पे केस लॉज हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट। और इस केस में ये निकल के आया कि वुमेन को आप गैंगरेप के लिए पनिशेबल नहीं कर सकते। इस केस में कहा गया था, अ वुमेन हु हैपन टू बी अ मेंबर ऑफ द ग्रुप and has facilitated the commission of rape cannot be held guilty of committing gang rape. Why? Because she cannot commit the offense of rape. क्योंकि वो रेप नहीं कर सकती थी। अब उसकी ग्रुप की मेंबर है, फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन आप उसे गैंग रेप के अंदर पनिशेबल नहीं कर सकते थे। ये वाली बात इस केस में कहा 2006। हाँ, हो सकता है कि सुनने में कुछ अजीब सी लगे, क्योंकि वो औरत, सारा इंतजाम तो उस औरत ने किया। उसी एक लेडी ने, उसी एक वुमेन ने जगह प्रोवाइड करा रही है, सारी व्यवस्थाएं कर रही है, तब भी वो गैंग रेप के अंदर पनिशेबल नहीं है। इसके बाद एक केस और आया 2006 के बाद। मामला आता है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 का। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई वुमेन फैसिलिटेट करवा रही है गैंग रेप के लिए, तो वो अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ रेप 49 BNS, उसके अंदर वो पनिशेबल होगी। intentional aid for rape. The Supreme Court, in this case, the Supreme Court held that woman who facilitated the commission of gang rape by her husband and another man in her house, guilty of abetting the offense of rape. कैसे? बाय इंटेंशनली एड। ये भी तो अबेटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग। तो यहां पर उस महिला को इंटेंशनल एड फॉर रेप के लिए दोषी माना गया। वहां उसको कहा भैया तुमने अबेटमेंट कर दिया इस चीज का, 49 BNS में आती है। सेक्शन 71 जो बात करता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड। Whoever has been previously convicted of an offence punishable under 64, 65, 66 and 70 and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said section shall be punished with LI, means remainder natural life, और with death। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिन जिन ऑफेंसेस में डेथ का पनिशमेंट दिया हुआ है ना, उनको तो अलग लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुड। 71
ये अच्छा प्रोविज़न है। ये प्रोविज़न था क्या पहले? हाँ है ना, ये रहा। तो पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स ये आईपीसी में 376 में मिला करता था। आइए सेक्शन 72 के पास चलते हैं। बहुत प्यारा सेक्शन है ये। प्यारा सेक्शन क्यों है? प्यारा सेक्शन इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, नंबर 1 कि ये सेक्शन आईपीसी में कहाँ था। सर ये तो बहुत इजी है, आईपीसी में 228 का ए था। 228 का ए है तो इसका मतलब एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि ये सेक्शन 1860 की आईपीसी में था ही नहीं, यानी कि शुरू से नहीं था। तो 228 ए आईपीसी का कब ऐड किया गया, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं सेक्शन 72 की, जो कहता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ये आईपीसी में 228 ए था, 228 ए। लेकिन 228 ए आईपीसी में इंसर्ट कब हुआ, ये चीज़ आप मेंशन कर नोट कर लीजिएगा। ये हुआ है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। Whoever prints, publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 is alleged or found to have been committed shall be punished with imprisonment, either description extend to 2 years and fine। पनिशमेंट है इसका 2 साल तक का कारावास और जुर्माना, यदि वो उसकी पहचान बता देता है किसके साथ हुआ। तो ये सेक्शन 72 यहाँ पर जो आईपीसी में 228 ए के नाम से जानते थे। सबसेक्शन 2 ने कहा नथिंग इन सबसेक्शन 1 एक्सटेंड टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द नेम और एनी मैटर विच मे मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इफ सच प्रिंटिंग और पब्लिकेशन इज। उपधारा 1 की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है तब नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन, यहाँ पर आप लिख लीजिए मेंस का क्वेश्चन, when the disclosure of identity of victim of rape not punishable। मैं आपको यहाँ भी बता सकता हूँ कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट आकर के और नीचे सेक्शंस दे दे वो आपको और आप ढूंढते रह जाओ। हाँ, आपको अगर ये वाले सेक्शंस आ जाएं 70, 71, 72, 73 तब आप कर दोगे कि 72 इसका आंसर है। लेकिन अगर 72 का 1, 72 का 2, 72 का 3, 72 का 4 तब क्या करोगे? इसलिए याद रखना 72 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि कब वो उस विक्टिम का डिस्क्लोज करना उसकी आइडेंटिटी को कब पनिशेबल नहीं होगी। तब इसने कहा पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी के जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन के प्रयोजन के लिए गुड फेथ में कार्य करता है द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है, या पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है। उसने बोला है हाँ ठीक है आप छापिए साहब, मेरा नाम छापिए, मेरी आइडेंटिटी बताइए ना आप, बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इन राइटिंग है, ये ओरल नहीं चलेगा। राइटिंग में अगर वो आपको अथॉरिटी देती है कि आप मेरा नाम छापिए, मेरी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करिए, वेयर द विक्टिम इज डेड और अ चाइल्ड और ऑफ अनसाउंड माइंड, बाय और विद द ऑथराइजेशन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम। अगर वो मर जाए या बालक है, अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त है, वहाँ पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से
किया जाता है। परंतु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से, चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। No such authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman or secretary by whatever name called of any recognized welfare institution or organization. For the purpose of this subsection, recognized welfare institution organization means social welfare institution recognized in this behalf by the central government or state government. यहाँ सेक्शन 72 कंप्लीट होता है। अच्छा सेक्शन है, ये समझ लीजिएगा। इसमें से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। आइए अब इसी सेक्शन पर कोई केस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपने सेक्शन 72 तो पढ़ लिया, ठीक है, उसके प्रोविज़न भी पढ़ लिए। आपको ये बात भी समझ में आ गया कि विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है, अगर करेंगे तो ये पनिशमेंट है, और विक्टिम की आइडेंटिटी को कब डिस्क्लोज किया जा सकता है ये भी आपने पढ़ लिया। लेकिन उसके बाद भी 2019 का ये मामला है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं। तो प्री के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीधा सा इतना सा पूछ लिया जाएगा कि दिस केस रिलेट्स विद, हो सकता है ये केस लॉ दे करके और नीचे सेक्शंस आ जाएं। आप इसका आंसर 72 तो वही करेगा जिसको ये केस के बारे में पता होगा। या विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट्स विद दिस सेक्शन 72, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, in which one of the following case the Supreme Court gives directions regarding the disclosure of identity of the victim of rape। इस तरह से वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। आइए अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शंस इशू किए, थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस इशू किए थे उसमें ये वाली बात तो कह रहा ही है कि हाँ, no person can print or publish in electronic social media etc the name of the victim or even in a remote manner disclose any facts which can lead to the victim being identified। अब इस तरह से भी कोई इतना, आप ऐसे भी आप कोई चीज़ आप कह रहे हैं साहब हमने उसका नाम नहीं डाला, हमने वो नहीं किया, लेकिन आपने कुछ इस तरह की बातें तक बता दी जिससे कि वो डिस्क्लोज हो रहा है कि हाँ भाई किसकी बात कर रही है। आपको बहुत बहुत गोपनीय रखना है उस चीज़ को। अब जो दूसरा डायरेक्शन है उसे ध्यान से देखिएगा। इन केसेस वेयर द विक्टिम इज डेड, और अभी अभी हमने देखा 72 में सबसेक्शन 2 का सी, वो बोलता है वेयर द विक्टिम इज डेड और चाइल्ड अनसाउंड माइंड। अगर मान लो ये तीन बातें हो रही हैं तो बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम, यानी कि आप कर सकते हैं जहां पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है, बालक या विकृत है, वहां पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा लिखित प्राधिकार से किया जाता है। अब यहां डायरेक्शन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहते हैं इन केसेस वेयर द विक्टिम इज डेड और अनसाउंड माइंड द नेम ऑफ द विक्टिम और हर आइडेंटिटी शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड even under the authorization of the next of the kin। अब यहां आप कहेंगे कि ये तो एकदम उस सेक्शन, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल अलग बात बोल दी, जो हमारा स्टेचुरी प्रोविजन क्या कि उल्टा चला गया। यहां तो बोला कि कर सकते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे सुनिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, इवन को कह रखा है तो भी नहीं। अब कब कर सकता है, अनलेस सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइंग द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी। क्या उस समय की परिस्थितियां कुछ इस तरह की है जो ये इस बात के लिए इजाजत देती है कि आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करें। अनलेस सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइंग द डिस्क्लोजर ऑफ हर आइडेंटिटी एग्जिस्ट which shall be decided by the competent authority।
कंपिटेंट ऑथोरिटी। अब सवाल ये आता है कि अब कंपिटेंट ऑथोरिटी कौन? हालांकि वहाँ डायरेक्शंस में दिया विच एट प्रेजेंट इज द सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन। बोले वो सेशन जज है कंपिटेंट ऑथोरिटी, वो इस बात को डिसाइड करेंगे। एफआईआर रिलेटिंग टू ऑफेंसेस अंडर 64, 66, 65, 60, 68, 70, 71 BNS के and offences under POCSO shall not be put in the public domain। पब्लिक डोमेन में आप उस एफआईआर को नहीं डालेंगे। यहां एक डायरेक्शन और आया, इन केस ए विक्टिम फाइल्स एन अपील, इन केस विक्टिम अगर अपील फाइल करती है अंडर सेक्शन 413 ऑफ BNS, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द विक्टिम टू डिस्क्लोज हर आइडेंटिटी। अपील फाइल कर रही है विक्टिम, तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे। द पुलिस ऑफिशियल्स should keep all the documents in which the name of the victim is disclosed as far as in a sealed cover। वो सारे डॉक्यूमेंट जिससे कि उस विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, आपको वो सील्ड कवर में रखने हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया, जो 72 के सबसेक्शन 2 में प्रोवाइजो दे रखा है ना, no such authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman of the secretary or whatever name called of the any recognized welfare institution or organization। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन निकाला और उन्होंने कहा an application by the next of kin to authorize disclosure of identity of a dead victim or unsound mind, victim of unsound mind should be made only to the session judge। वैसी भी बात हो गई, ये डिसाइड भी सेशन जज ही कर रहे हैं। सर आपने अनसाउंड माइंड की बारे में बात करी, आपने ऐसे विक्टिम जिसकी डेथ हो गई है उसके बारे में बात करी, लेकिन उस चाइल्ड के बारे में जो माइनर है, तब यहाँ पे बात आती है इन केस ऑफ माइनर विक्टिम। अब चूंकि वो माइनर है तो वहां चला जाएगा अंडर पॉक्सो एक्ट, डिस्क्लोजर ऑफ देयर आइडेंटिटी can only be permitted by the special court if such disclosure is in the interest of the child। तो वहां जो स्पेशल कोर्ट है उसी के ही आज्ञा पर होंगे काम। और यहां पर ये 8 डायरेक्शंस दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और इस तरह से सेक्शन 72 कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं सेक्शन 73 की। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। ओहो, कोर्ट की परमिशन के बिना, अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना, जो कोई सेक्शन 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, दोनों भांति के कारावास, 2 साल तक का कारावास प्लस फाइन। Whoever prints or publish any matter relating to any proceeding before a court with respect to an offence referred in section 72 without the previous permission ऑफ सच कोर्ट। ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लेना इसे। एमसीक्यूज में आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। सर अगर ऐसा आएगा तो 4 स्टेटमेंट देंगे ना? हाँ देंगे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वो चारों के चारों इसी सेक्शन से रिलेट करते हो। मैं तो ये बात कई बार बोल चुका हूं। आईपी बीएनएस से क्वेश्चन बन रहा है ना, तो वो बीएनएस में किसी भी सेक्शन का कोई सा भी स्टेटमेंट हो सकता है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इसमें से स्टेटमेंट उठ के आ सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है? जिस दिन आपको पढ़ते पढ़ते ये चीजें समझ में आने लग जाए, या इसमें से तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ लेना कि आपका ट्रैक राइट चल पड़ा, या आप अपने स्टडी के राइट ट्रैक पे दौड़ रहे हो।
विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच कोर्ट, यहां पर प्रीवियस वर्ड लिखा हुआ है, तो ये भी आ सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन यहां लिखा हुआ है आपको वही रखना है, विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच कोर्ट, यानी कि कोर्ट की पूर्व अनुज्ञा के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं कर सकता, तो कब कर सकता है? पूर्व अनुज्ञा लेने के बाद कर सकता है। उसे प्रीवियस परमिशन लेनी होगी उस कोर्ट से। प्रीवियस परमिशन, ऑब्वियसली सर अगर वो छाप देगा, सब कुछ कर देगा, बाद में परमिशन लेगा तो कोई मतलब थोड़ी ना है, कैसी बात कर रहा, पहले ही परमिशन लेगा वो तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव के अंदर, कोर्ट की प्रीवियस परमिशन लिए बिना नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। हो सकता है वो 4 स्टेटमेंट में से ये स्टेटमेंट आ जाए, कोर्ट की प्रीवियस परमिशन लेकर करेगा, कोर्ट की प्रीवियस परमिशन लिए बिना नहीं कर सकता। आप कहेंगे सर ये तो दोनों सही है, लेकिन आपको टिक लगाना है इस पर, जो सेक्शन की लैंग्वेज है, विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच कोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, गैंगरेप माइनर के साथ होता है तो प्रोसीडिंग चलेगी यहां पर पॉक्सो में, ये नहीं चलेगी। अब आगे वो ये बताता है कि इस प्रोसीडिंग की अगर आपने मीडिया वाली बात आ गई, यानी कि सेक्शन 23, तब इसका पनिशमेंट बताया गया है कारावास 6 महीने से 1 साल तक, फाइन या दोनों। मीडिया में अगर आपने ये बात करी तो, डिस्क्लोज किया तो उसका पनिशमेंट है। अब यहां पर क्या हुआ, इस वाले में बताया कि इसका अगर आपने डिस्क्लोज किया तो वो एक सेपरेट ऑफेंस बता दिया उसको 72 में, सेक्शन 72 में ऑफेंस है, और इसके अंदर इसका पनिशमेंट दे रखा है 2 साल तक का कारावास प्लस फाइन। डिस्क्लोज करा तो ये वाला, और यहां ये वाली बात अगर आपने डिस्क्लोज करी तो ये वाला। अब यहां हमारी बात आती है सेक्शन 42। सेक्शन 42 अल्टरनेट पनिशमेंट की बात करता है। वो ये कहता है अगर कोई ऑफेंस जो पॉक्सो में भी है और जो बीएनएस के अंदर भी है, तब ऐसी सिचुएशन में उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा ग्रेटर वाला, ऑफेंस पनिशेबल। अब माइनर के मामले की आइडेंटिटी को, रेप की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हो तो उसका पनिशमेंट ये रहा, 23 में दे रखा है। और यहां पर आ जाइए, यहां पर माइनर भी है पर चूंकि स्पेशल है इसलिए प्रोसीडिंग वहां चलेगी। अगर इस पे अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या कहता है, स्पेशल लॉ चलेगा तो स्पेशल लॉ के अंदर सारी चीज़ें दे रखी है तो फिर वही चलेगी। अगर कोई चीज़ स्पेशल लॉ में नहीं है, वो जनरल लॉ में मिल रहा है, तो फिर जनरल लॉ एप्लीकेबल होगा। ये इंटरप्रिटेशन पे आ जाओ। साथ में इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए माइनर की प्रोसीडिंग पॉक्सो में चल रही है और उसका अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया मीडिया में, तो ये वाला पनिशमेंट मिलेगा। बिल्कुल सही है, यही मिलेगा। बीएनएस के अंदर तो वो उसको छोड़ो, बीएनएस में जनरल लॉ है। अब पॉक्सो का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है 42 से। 42 ने कहा कोई एक ऐसा ऑफेंस जो दोनों में पनिशेबल है, तो ये और ये पनिशेबल है, हाँ सही है। उस ऑफेंस की जो सजा है, अब 5G की जो सजा है वो क्या है, वो डेथ वाली है, ये दे रखी है सेक्शन 6 में। इसका पनिशमेंट गिवन है, इस ऑफेंस का पनिशमेंट गिवन है
20 ईयर्स, LI या डेथ। अब ये ऑफेंस का पनिशमेंट ये रहा, यही ऑफेंस यहां पर है। अब इसका पनिशमेंट कितना है? 70 के 2 का LI डेथ। मैक्सिमम कहां जाकर के आ रहा है? LI और डेथ यहां पर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 हम ये वाला पनिशमेंट देंगे क्योंकि वहां हाईएस्ट पनिशमेंट है इसके कंपैरिजन में। हालांकि LI डेथ यहां पर भी है, कोई सा भी दे सकते हैं। अगर 42 को देखते हैं तो, लेकिन बात ये आ रही है इस चीज का पब्लिकेशन, ये सजा है, इस चीज की पब्लिकेशन की ये सजा है, लेकिन पब्लिकेशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस बनाया गया है। यहां पर भी ये वाली बात आई, तो इसका पनिशमेंट ये है और इस चीज का डिस्क्लोज करेंगे तो ये है, ये 72 में है, ये डिस्क्लोज करने पर ये वाला है और इसका पनिशमेंट ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से 42 को एप्लीकेबल करते हैं और 42 के अंदर 70 का 2 आता है और ये आता है, लेकिन 42 में 72 नहीं आता। 42 के, अब 72 आईपीसी में कहा था, आईपीसी में 72 है 228A। ये कौन सा है? 376 DB, 376 DB, 376 DB। हाँ एक सेकेंड, है ना, गैंगरेप की। अब 42 में 376 DB है, यानी कि 70 है। अब यहाँ 42 में, अब ये पॉक्सो के अंदर ये ऑफेंस है मीडिया वाला, ये वाला ऑफेंस है। अब इसी तरह का ऑफेंस बीएनएस में कहाँ है? 70 से 72 में, यानी कि 228A में। अब 42 क्या बोलता है? ऐसा ऑफेंस जो दोनों में हो। अब यहां पर तो है, ये रहा 23, आईपीसी में भी है, लेकिन 42 के अंदर वो 228A मेंशन नहीं है। तो 42 कहता है कि भैया वो ऑफेंस जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो जिसमें ज्यादा पनिशमेंट होगा वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन हमने देखा पॉक्सो के अंदर 23 है, लेकिन बीएनएस में जो 228A है, पर 42 के अंदर 228A मेंशन नहीं है। अगर वो मेंशन होता तो 2 साल प्लस फाइन वाला पनिशमेंट मिल जाता ऐसी स्थिति में। इसलिए 42 यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर माइनर की, अगर आप कोई चीज डिस्क्लोज करते हो ये वाली बात का, तो उसका पनिशमेंट यही होगा। यहां 42 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 42 में स्पेसिफिक 228A लिखा हुआ नहीं है। एंड दिस इज द लास्ट। अब बात करते हैं कि एग्जाम में कैसे आएगा, वो सुन लो। लास्ट एग्जाम में अगर आया तो ये आएगा, पॉक्सो की माइनर का रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको पब्लिश कर रहे हैं, उसकी डिस्क्लोज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ माइनर विक्टिम ऑफ रेप, पनिशेबल अंडर या पनिश्ड बाय, उसका पनिशमेंट दे रखा होगा। तो ये वाला 4 ऑप्शन में अगर आया, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ माइनर विक्टिम ऑफ रेप, पनिशेबल अंडर ABCD, पॉक्सो, BNS, इस तरह से करके। इसका अगर हम जनरल आंसर देखें तो पॉक्सो में ही आएगा। कॉमन सेंस लगाए जाए अगर इसमें कि माइनर की बात हो रही है तो पॉक्सो में ही उसका माइनर है, पॉक्सो की प्रोसीडिंग चलेगी। उसका डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रोविजन गिवन है, इसलिए उसी के अंदर पनिशेबल होगा। लेकिन ये 42 को बीच में लेके आते हैं, तो 42 में अगर आता है तो कुछ और ऑप्शंस आएंगे। और देखो अगर इस पर मेंस का क्वेश्चन बनता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है।
मेंस में तो आप लिख सकते हो, इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरव्यू में भी आप बता सकते हो दोनों का कंपैरिजन, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है प्री में, जहाँ ऑप्शंस हैं, या तो सही होगा या गलत होगा, आपके आपके कोई रीज़न सुनने के लिए नहीं बैठा है वहाँ पर, तो वहाँ आपको टिक करना होगा पॉक्सो, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ माइनर विक्टिम ऑफ रेप पनिशेबल अंडर पॉक्सो। खत्म। अब मैंने डिस्कशन भी हो गया और एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा मेंस में प्री में, वो भी बात हो गई।